डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है टेस्ट डिस्कशन का एमडी कैट बायोलॉजी में वो है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट में हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और इसमें जो एमसीक्यूज हैं वो आपके नेक्स्ट एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। इस वजह से इसको अपने गौर से सुनना है और अगर कोई क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड तो एट द एंड ऑफ द क्लास हम उस पर डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज pectoral girdle comprises of scapula, suprascapula, clavicle, sternum, scapula and clavicle, pelvic bone, sacrum and clavicle, sternum, clavicle and pelvic bone। तो आप जानते हैं जो पेक्टोरल गिर्डल है उसके अंदर जो बोन्स होती हैं मेनली उसमें स्कैपुला बोन है और क्लेविकल है, लेकिन स्कैपुला का अपर पार्ट उसको हम सुप्रास्कैपुला कहते हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। तो ये पेक्टोरल गिर्डल जो है उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। जैसे यहाँ पर कुछ मैं नाम लिख दूं, बोन्स के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे एक बोन यहाँ पर स्टर्नम पूछी गई है। स्टर्नम जो है इसको हम कहते हैं चेस्ट बोन, ये आ सकता है। इसी तरह से एक बोन जो है वो पूछी गई है क्लेविकल। क्लेविकल जो होती है वो कॉलर बोन है। और ये जो क्लेविकल बोन होती है ये कनेक्ट करती है स्कैपुला को स्टर्नम के साथ, क्योंकि स्टर्नम जो चेस्ट बोन है उसके साथ दोनों तरफ प्रेजेंट होती है और वो कनेक्ट करती है। तो इसके अंदर जो अल्फा ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेटमेंट करेक्टली आइडेंटिफाइज द सिमिलरिटी बिटवीन द कार्टिलेज एंड बोन। आप जानते हैं कि कार्टिलेज और बोन जो है दोनों के दोनों कनेक्टिव टिश्यूज हैं। अब इसमें सिमिलरिटी एक ही है कि ये कनेक्टिव टिश्यूज हैं, बाकी इसमें बहुत से डिफरेंसेस हैं। पहला सवाल ऑप्शन है बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशलाइज्ड मेसेंकाइमल सेल्स, बोथ आर एवेस्कुलर, बोथ आर द साइट ऑफ हेमेटोपोइसिस और बोथ आर इनर्वेटेड। अब इसमें जो सिमिलर पॉइंट ये है, जैसे मैंने कहा कि दोनों के दोनों कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए हैं, सो बोथ आर प्रोड्यूस्ड बाय द स्पेशलाइज्ड मेसेंकाइमल सेल्स, ये इनके लिए कॉमन पॉइंट है। लेकिन बाकी तीनों पॉइंट डिफरेंस में आते हैं। वेस्कुलर, वेस्कुलर का मतलब या ए वेस्कुलर मतलब, ए वेस्कुलर का मतलब होता है देयर इज नो ब्लड सप्लाई। अब ये बताएं कि ब्लड सप्लाई किसके अंदर नहीं होती? ब्लड सप्लाई कार्टिलेज में नहीं होती। बोन जो होती है उसमें ब्लड सप्लाई होती है, बोन्स वेस्कुलर होती है। हेमेटोपोइसिस कहते हैं ब्लड सेल प्रोडक्शन को। अब आप जानते हैं कि ब्लड सेल प्रोडक्शन कहाँ होती है? बोन मैरो में ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये करेक्टर आपको किसकी मिलेगी? सिर्फ बोन की मिलेगी, कार्टिलेज में ब्लड सेल प्रोडक्शन नहीं होती। एक वर्ड है इनरवेटेड। इनरवेटेड का मतलब होता है सप्लाइड विद नर्व्स। तो नर्व्स के की सप्लाई कहाँ पर होती है? हम जानते हैं कि कार्टिलेज के अंदर नर्व नहीं होते, बोन्स के अंदर नर्व्स की सप्लाई होती है। तो ये इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस, हमारे लेक्चर के अंदर इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, तो वहां ये इंक्लूडेड है। इसको आपने लाजमी वहां से पढ़ लेना है। Question number 3 is, which of following is a major organic component of bone? Keratin, collagen, elastin और albumin। हम जानते हैं कि जो कोलेजन है ये मेजर ऑर्गेनिक कंपोनेंट जो के हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कोलेजन आपको तमाम कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर मिलता है, ये बोन्स में भी मिलता है, इसके अलावा ये कार्टिलेज में भी आपको मिलता है, ये स्किन के अंदर भी होता है, ये लिगामेंट में भी होता है, इसी तरह से ये टेंडन में भी होता है। अबाउट बॉडी के अंदर 30% तक जो है वो कोलेजन प्रेजेंट होते हैं, सबसे ज्यादा जो मेजर ऑर्गेनिक है। अच्छा, अगर सवाल आ जाए कि बताएं मेजर इनऑर्गेनिक, तो डिफरेंट हो जाए क्योंकि ये ऑर्गेनिक है। तो बोन के अंदर जो मेजर इनऑर्गेनिक है वो कैल्शियम है। ये दो तरह से सवाल आ सकता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट आ जाए, दोनों भी आप कर सकते हैं। तो इसके अंदर कोलेजन करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 इज, एज bone grows the matrix of bone is hardened and dash or gradually entrapped within it, osteoblast, stem cells, osteoclast और osteocytes। तो इसमें जो इंट्रैप होते हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट हैं। ऑस्टियोब्लास्ट हम जानते हैं कि ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ये बोन किस तरह से बनाते हैं? ये वहां इंट्रैप होते रहते हैं और उसके मैट्रिक्स के अंदर, जिससे वो ग्रेजुअली जो है वो बोन हार्डन होना शुरू हो जाती है, बोन बनना शुरू हो जाती है। तो ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। अब स्टेम सेल्स या इनके लिए हम वर्ड प्रोजेनिटर सेल्स भी यूज कर सकते हैं। यानी प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं जहां से हम ये कह सकते हैं कि बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। और ये स्पेसिफिक, ये जिसके लिए हम होमेटोपोइटिक वर्ड भी यूज किया है। तो यहाँ से बोन डेवलपमेंट जो है, बोन सेल्स डिवेलप जो होते हैं वो स्टेम सेल्स से होते हैं, इनको हम प्रोजेनिटर कहते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो है हम जानते हैं कि ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स, बोन को डिसॉल्व करते हैं। और ऑस्टियोसाइट्स जो हैं वो मिच्योर बोन सेल्स को कहते हैं। जब वो सेल्स मिच्योर हो जाते हैं तो उसको हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पर डिफरेंट जो सेल्स हैं जिनके बारे में जो वो मिलेगा, ऑस्टियोब्लास्ट, स्टेम सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, सबके बारे में आपको जो है वो पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 इज, which connective tissues connect and stabilize the adjacent bones। दो बोन्स को कौन से कनेक्टिव टिश्यूज कनेक्ट करते हैं? कार्टिलेज, टेंडन, लिगामेंट और फेशिया। तो हम जानते हैं कि लिगामेंट जो होते हैं ये बोन टू बोन कनेक्शन में काम करते हैं।
बोन टू बोन कनेक्शन, एक तो ये आपने याद रखें। दूसरा जो टेंडन होते हैं ये बोन टू मसल अटैचमेंट में होते हैं, दोनों के दोनों कनेक्टिव टिश्यूज। फेशिया जो है ये भी कनेक्टिव टिश्यूज ही होते हैं, और ये अराउंड मसल बंडल्स, मसल बंडल्स के अराउंड ये आपको फेशिया जो है वो मिलते हैं। तो ये भी इसके अंदर एक पॉइंट है जो कि आपने लर्न करना। तो सारी टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, कार्टिलेज क्या है, टेंडन क्या है, लिगामेंट क्या है, फेशिया क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज ह्यूमरस फॉर्म बॉल एंड सॉकेट जॉइंट विद द रेडियस, अल्ना, स्कैपुला और पेल्विक बोन। अब ह्यूमरस जो है जो कि अपर आर्म के अंदर होती है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसके साथ बनाती है? वो स्कैपुला के साथ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाती है। या दो तीन तरह से सवाल आ सकता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लाइक मैं कह सकता हूँ कि यहाँ ह्यूमरस जो है इसका, इसके दो एंड होते हैं। एक इसका एंड बिल्कुल शुरू वाला होता है, उसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल एंड, ऐसे भी सवाल आ सकते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और दूसरा एंड जो होता है वो डिस्टल एंड होता है, यानी जो दूसरी तरफ जहां से स्टार्ट होती है प्रोक्सिमल एंड है। अब प्रोक्सिमल एंड जो होता है वो जॉइंट बनाता है बॉल एंड सॉकेट, और ये किसके साथ बनाता है? जो भी सवाल आपको पेपर के अंदर आया इसमें स्कैपुला के साथ बनाता है। जो डिस्टल एंड होता है वो कौन सा जॉइंट बनाता है? वो हिंज जॉइंट बनाता है, और वो हिंज जॉइंट जो है वो किसके साथ बनाता है? वो अल्ना के साथ हिंज जॉइंट बनाता है। तो हम जानते हैं कि ये जो हिंज जॉइंट बनेगा ये कहाँ बनेगा? ये एल्बो के अंदर बनेगा, ठीक है। और ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये बनाएगा प्रॉक्सिमल एंड, ये हमारे जो शोल्डर्स हैं उनके साथ जो है वो बॉन्ड इसके अंदर बनेगा ये वाला जॉइंट। तो ये दोनों एंड्स हैं वो आपने याद रखने हैं। तो जॉइंट कौन सा कहाँ पे बन रहा है ये भी आपने याद रखना है, और कौन सा एंड जो है वो कौन सा जॉइंट बना रहा है। तो इस तरह के सवाल भी पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज द फ्रेमवर्क ऑफ पाम ऑफ हैंड इज फॉर्म्ड बाय टॉर्सल, मेटाटॉर्सल, कार्पल और मेटाकार्पल। तो अब जो पाम है हैंड का, जो हथेली होती है हमारी, ये कौन बनाते हैं? ये मेटाकार्पल बनाते हैं, जो कि 5 बोन्स होती हैं, और वो मिलकर हैंड का पाम जो है वो बनाएंगे। इस तरह से कार्पल, मेटाकार्पल ये सारे आ सकते हैं। जो आपके पास कार्पल हैं ये आपके रिस्ट बनाते हैं, ठीक है। जो आपके पास टार्सल है ये एंकल जो है वो डेवलप करते हैं। जो मेटाटार्सल है ये जो पाम है या फीट का जो सोल है वो डेवलप करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ये इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, चीक बोन इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज लैक्रिमल बोन, जाइगोमेटिक बोन, स्फीनॉइड बोन और एथमॉइड बोन। तो स्फीनॉइड, एथमॉइड ये कौन सी चीक बोन है? तो इसमें आपने याद रखना है कि जाइगोमेटिक होती है, चीक बोन होती है। इसी तरह से लैक्रिमल जो है ये आई ऑर्बिट बनाती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बोन्स कौन सी किस तरह से काम कर रही है, कौन सी फेशियल बोन्स है, कौन सी जो है वो क्रेनियल बोन है, ये भी आपको यहाँ डिफरेंस याद रखना है। जैसे आपको जो स्फीनॉइड, एथमॉइड ये वाली बोन जो आपको मिल रही है ये आपको क्रेनियल बोन मिल रही है, और क्रेनियल बोन वो होती है जो स्कल की फॉर्मेशन करती है, और उनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। स्कल के अंदर जो क्रेनियल बोन है उसमें एक फ्रंटल होती है, फ्रंटल आपका बिल्कुल जो फोर हेड है वो फ्रंटल की वजह से बनता है। इसी तरह से एक जो है वो ऑक्सीपिटल है, जो कि आपके बैक ऑफ हेड होती है, हेड के बैक पे ऑक्सीपिटल बहुत होती है। उसके बाद जो है वो स्फीनॉइड बोन है, और एथमॉइड बोन आपको यहाँ पे मिलती है। ये आपके साइड जो है वो साइड ऑफ हेड जो है वो इस तरह से पेपर में आ सकता है। अब इसमें जो फर्दर बोन जो है वो आपको किस तरह से मिलती हैं? जैसे अब स्कल की ही बोन की अगर हम बात करें तो इसमें प्राइटल बोन है। अब इसमें थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लें, ये जो बोन्स यहाँ पर स्फीनॉइड एंड एथमॉइड है ये फेशियल बोन के अंदर आ जाती है, क्रेनियल नहीं है, इसको जरा करेक्ट कर लें। तो फेशियल बोन में एक आ जाती है प्राइटल बोन, क्रेनियल में प्राइटल जो होती है ये आपके बिल्कुल टॉप ऑफ जो हेड होता है, यहाँ पर प्राइटल बोन मिलती है। फिर बोन आ जाती है टेम्पोरल, हेड के अंदर। टेम्पोरल जो होती है ये जो आपका ईयर ओपनिंग है ये टेम्पोरल बोन के अंदर होती है। तो ये डिफरेंट जो क्वेश्चन हैं इसमें से सवाल आ सकता है कि बोन कहाँ कहाँ पर। बाकी जो फेशियल बोन है उसमें फिर जाइगोमेटिक है, लैक्रिमल है, नेसल इन कॉन्का है, नेसल बोन है, इंफीरियर कॉन्का है, स्फीनॉइड है, एथमॉइड है, ये सारी की सारी फेशियल बोन है। तो क्रेनियल और फेशियल बोन को भी आपने यहाँ पर सेपरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 9 इज पिक करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ वर्टिब्रेट अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन द बॉडी। अब उनका सीक्वेंस क्या है? जैसा कि यहाँ आपको वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 4 क्रिवेचर्स नजर आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
तो इसमें जब करेक्ट सीक्वेंस देखते हैं तो अल्फा के अंदर आपको करेक्ट सीक्वेंस मिलता है। सर्विकल, थोरेसिस, लंबर और पेल्विक। अब ये पूछा जा सकता है कि बताएं नेक रीजन के अंदर कौन से होते हैं। तो नेक रीजन में आप जानते हैं कि सर्विकल वर्टिब्री होते हैं, और सर्विकल वर्टिब्री में जो एटलस और एक्सिस फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्री आपको यहाँ पर मिलता है। तो 7 जो होते हैं वो सर्विकल वर्टिब्री होते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि चेस्ट रीजन के अंदर जो वर्टिब्री हैं उनको हम थोरेसिस वर्टिब्री कहते हैं, और 12 वर्टिब्री जो है वो थोरेसिस होते हैं। इसी तरह से अगर आ जाए एब्डोमिनल रीजन के अंदर बैक साइड पर कौन से वर्टिब्री हैं, तो आपका आंसर होगा ये लंबर वर्टिब्री, और 5 है। और अगर आ गया पेल्विक रीजन के अंदर, तो पेल्विक रीजन के अंदर जो वर्टिब्री हैं या हिप के रीजन के अंदर वो पेल्विक वर्टिब्री होते हैं, जो कि 9 होते हैं। और इनमें से एक स्पेसिफिक पॉइंट ये है कि ये वाले जो 9 हैं ये फ्यूज्ड होते हैं, और ये 2 सेट के अंदर फ्यूज्ड होते हैं। इसमें 5 जो होते हैं वो आपस में फ्यूज होते हैं शुरू वाले, और फिर 4 जो है वो आपस में फ्यूज होते हैं। अब इसमें जो फ्यूज होकर बॉन्ड बनाते हैं वो कौन कौन सी बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड यहाँ पे बनती है सेक्रम, और एक बॉन्ड जो है यहाँ बनती है कॉकस, जिसको आप टेल बॉन्ड भी कहते हैं, टेल बॉन्ड। अब इसका मतलब है कि यहाँ, अब यहाँ दो तरह से सवाल आ सकता है। अगर तो आ जाए नंबर ऑफ वर्टिब्री, तो आपका आंसर जो है वो ये होगा कि यहाँ 33 वर्टिब्री। और अगर आ गया नंबर ऑफ बोन्स इन द वर्टिब्रल कॉलम, तो आपका फिर आंसर होगा 26, क्योंकि जो फ्यूज होते हैं उसको हम एक एक बोन कंसिडर करते हैं, तो इस वजह से वो 26 आंसर उसका आएगा। तो ये सवाल यहाँ इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने अच्छे से लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए बोन ऑफ ह्यूमन स्कल? प्राइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, फीमर और टेम्पोरल बोन। तो आप जानते हैं कि इसमें जो स्कल की बोन नहीं है वो फीमर बोन, जो कि हमारी लेग्स के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 11, विच बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज द लॉन्गेस्ट बोन? ह्यूमरस, टिबिया, फाइबुला, अल्ना। तो जो लॉन्गेस्ट बोन है वो फीमर बोन है, जिसके लिए हम थाई बोन भी कहते हैं। और टिबिया जो है इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं शिन बोन। तो ये कुछ वर्ड्स हैं इनके बोन्स के साथ, ये भी आपने इसमें लर्न करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हिच ऑफ फॉलोइंग बोन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम? सैक्रम, कॉकस, स्कैपुला, सर्विकल वर्टिब्री। तो स्कैपुला जो है ये आपको पेल्विक गिर्डल की बोन मिल गई, सॉरी पेल्विक गिर्डल कह रहा हूं, स्कैपुला जो है वो है पेक्टोरल गिर्डल की बोन, यानी शोल्डर के अंदर होती है, पेल्विक गिर्डल के अंदर, क्लेविक इसके अंदर होती है कॉक्सल बोन। तो स्कैपुला जो है वो यहाँ वर्टिब्रल कॉलम की बोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द नेम ऑफ बोन दैट फॉर्म द नी कैप? पेटिला, टिबिया, फाइबुला और फीमर। इसमें जो पेटिला है ये नी कैप बनाती है, जो हमारे टखने की बोन होती है उसको हम पेटिला बोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज द नेम ऑफ बोन इन द ह्यूमन फुट दैट कनेक्ट द एंकल एंड द टो? एंकल और टो को जो कनेक्ट करती है, क्या वो मेटाटॉर्सल है, फिलेंजिस है, टॉर्सल है और कैल्सिनियस है? तो अब हमने देखा कि एंकल जो है वो उसके अंदर टो के साथ जो बोन कनेक्ट कर रही होती हैं वो टॉर्सल बोन्स होती हैं, जो कि हमारे एंकल के अंदर है, और वहां वो आर्टिकुलेट या मूवमेंट भी दे रही है फुट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट दैट कनेक्ट द थाई बोन फीमर टू द पेल्विस एंड अलाउज फॉर हिप रोटेशन एंड मूवमेंट? अब ये जो थाई बोन है या फीमर है, इसका प्रोक्सिमल एंड जो बोन बना जॉइंट बनाता है, दैट जॉइंट इज कॉल्ड द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो एक तो हमारे शोल्डर के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है, और दूसरा जो जॉइंट बनता है वो हिप के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट दैट कनेक्ट द थाई बोन टू द शिन बोन टिबिया एंड अलाउ द नी मूवमेंट? अब यानी कि थाई बोन का डिस्टल एंड जो शिन बोन के साथ जॉइंट बनाएगा वो है हिंज जॉइंट, जो कि नी जॉइंट है। एल्बो में भी और नी में भी हिंज जॉइंट है वो प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following joint is located in the human spine? hinge joint, ball and socket, pivot joint और gliding joint। तो इसमें जो pivot joint है ये हमारे स्पाइन के अंदर होता है। अगर हम इसको फर्दर स्पेसिफिक कर लें तो ये फर्स्ट और सेकंड सर्विकल वर्टी के दरमियान होते हैं, बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। एक तो यहाँ पर ये दूसरा ये वाला जॉइंट जो है ये एल्बो के अंदर भी होता है, और एल्बो में ये प्रेजेंट होता है बिटवीन रेडियस एंड अल्ना, यहाँ प्रेजेंट। और स्पेसिफिकली ये जो जॉइंट होता है ये रोटेशंस को कंट्रोल करता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो स्पेसिफिकली नेक के अंदर और रेडियस और अल्ना के अंदर आपको ये जॉइंट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18,
What is the name of joint that connect the radius and ulna bone in the forearm that allows rotation to the forearm? अभी आपको मैंने बता दिया कौन सा जॉइंट आ गया, पिवट जॉइंट आ गया, जो कि रोटेशन भी देता है और साथ ही रेडियस और अल्ना के दरमियान भी प्रेजेंट होता है। Question number 19 is three types of joints are shown below. Sort out the ball and socket joint. A, B, C. आपको तीन जो डायग्राम मिल रही हैं इसमें आपने बताना है कि क्या इमेज C बॉल एंड सॉकेट है या B है या A और C दोनों हैं या A है। तो यहाँ आपको एक कैविटी मिल रही है जिसके अंदर ये आर्टिकुलेट कर रहे हैं और ऑल डायरेक्शन मूवमेंट दे रहे हैं। तो इमेज से देख के हमें पता चलेगा तो जो इमेज A है ये वाली ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। अब बाकी जो इमेजेस हैं उनको भी आपने आइडेंटिफाई करना है। जो आपको B के अंदर मिल रहा है ये वाला, ये मिल रहा है हिंज जॉइंट, क्योंकि इसके अंदर जो लोकेशन है जॉइंट की या उसकी फॉर्मेशन है वो इस तरह से होती है। अब ये वाला जॉइंट है जो कि रोटेशन देता है, दैट इज कॉल्ड द पिवट जॉइंट। ये आपकी बुक से ही डायग्राम ली है, वहां ये तीनों तरह के जॉइंट्स हैं वो दिखाई हमने। क्वेश्चन नंबर 20 is what is the name of joint that connect the two pelvic bone at the front of the body and allows for limited movement during the childbirth? अब ये जो जॉइंट है ये कॉक्सल बोन के दरमियान जॉइंट प्रेजेंट होता है। इस जॉइंट का स्पेसिफिकली हम कहते हैं सिम्फिसिस जॉइंट या प्यूबिस सिम्फिसिस, और ये जॉइंट होता है बिटवीन टू कॉक्सल बोन, दो कॉक्सल बोन के दरमियान जॉइंट प्रेजेंट होता है। या एक वो कार्टिलेज भी होता है, इसको प्यूबिस सिम्फिसिस कहते हैं, जो कि लिमिटेड मूवमेंट देते हैं, यानी चाइल्ड बर्थ के दौरान वो उस पार्ट को एक्सपैंड करते हैं क्योंकि वहां लिमिटेड मूवमेंट इसी जॉइंट की वजह से होती है। Question number 21. What is the name of connective tissues that surrounds individual muscle fiber and bundles them together to form a skeletal muscle? अभी मैं ऊपर आपको बता के आऊं कि इस कनेक्टिव टिश्यूज के लिए वर्ड यूज करते हैं फेशिया। ये एक कनेक्टिव टिश्यूज है जो कि इंडिविजुअल मसल फाइबर्स के दरमियान भी होता है और उनको मिला के पूरा स्केलेटल मसल भी बनाता है। इसको हम फेशिया कहते हैं। अब मसल से रिलेटेड कुछ और टर्म्स भी हैं जो आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड ही है। मिसाल के तौर पर एक मैं यहाँ वर्ड लिखता हूँ एपीमाइसियम। ये टर्म epimysium, it's a connective tissue around muscle। ये मसल के बाहर कनेक्टिव टिश्यू है, उसको हम एपिमाइसियम कहते हैं। एक टर्म यहां यूज हो सकती है पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम अगेन दीज आर द कनेक्टिव टिश्यूज, और ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं दे आर अराउंड मसल बंडल। ये मसल बंडल्स के अराउंड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, या इन मसल बंडल्स के लिए एक वर्ड यूज होता है फेसिकल्स। तीसरी जो टर्म यहां इससे मिलती जुलती है वो है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम भी कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं अराउंड मसल फाइबर या मसल बंडल भी कह, सॉरी मसल सेल भी कह सकते हैं या मसल फाइबर भी कह सकते हैं। तो तीन टर्म्स जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मसल से रिलेटेड हैं, ये आपने लर्न करनी है। Question number 22. What is the name of the process by which muscle fibers increase in size and strength in response to the regular exercise and physical activities? Atrophy, hypertrophy, hyperplasia और fibrosis। तो इसमें जो करेक्ट टर्म है वो है हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी में मसल साइज इंक्रीज होता है, और अगर वर्ड एट्रॉफी आ जाए तो इसमें याद रखना है इसमें लॉस ऑफ मसल होता है, मसल लॉस होना शुरू होता है एट्रॉफी में। और यहाँ एक वर्ड है हाइपरप्लेसिया, ये भी याद रखना है, दैट इज द इनलार्जमेंट ऑफ ऑर्गन, इसको हाइपरप्लेसिया कहते हैं। तो ये कुछ इससे रिलेटेड हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया, एट्रॉफी, ये टर्म्स आपको पता होना चाहिए। Question number 23. What is the name of neurotransmitter that is released from the motor neuron and stimulate muscle fiber connect to contract? Muscle fiber को contract कौन से neurotransmitter करवाते हैं? एसिटाइलकोलिन, नॉरएपिनेफ्राइन, डोपामाइन और सेरोटोनिन। तो इसमें आप जानते हैं कि ये जो एसिटाइलकोलिन होते हैं that work outside the CNS, ये CNS के बाहर काम करते हैं, या CNS से बाहर कहाँ? इनसाइड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप जानते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि जो मोटर न्यूरॉन से मैसेज मसल्स तक आता है, तो मसल्स होते हैं, वी नो दैट दे आर द फैक्टर्स, तो वहां ये काम करते हैं। बाकी जो तीनों की तीनों हैं तो ये भी न्यूरोट्रांसमीटर्स, लेकिन ये इनसाइड सीएनएस काम करते हैं। ये आपने नर्वस सिस्टम के अंदर भी इसको पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 24. What is the name of protein that is responsible for the generating force in the skeletal muscle during contraction? अब skeletal muscle जब होता है उनमें contraction के लिए कौन सी प्रोटीन काम करती है? एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए फोर्स जनरेट करने में रोल जो है वो मायोसिन का रोल है। मायोसिन जो है ये एक प्रोटोटाइप प्रोटीन है
जो एक्चुअली वहां पर क्या काम करती है, सिंपली ये कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी ऑफ एटीपी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब हम ये जानते हैं कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है वहां एटीपी का रोल होता है, तो एटीपी जो है वो इसके साथ बाइंड करती है। एटीपी बाइंडिंग जो है वो भी मायोसिन का जो हेड होता है उसके साथ होती है, जिस वजह से ये एक मसल में फोर्स जनरेट करने के लिए स्केलेटल मसल में मायोसिन का रोल होता है। क्वेश्चन नंबर 25, आइडेंटिफाई द मसल शोन इन द पिक्चर। क्या ये स्मूथ मसल है, स्केलेटल है, डीजेनरेटेड है या कार्डिक है? तो हम यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे कि ये स्मूथ मसल है। अब कैसे हमने आइडेंटिफाई किया? एक तो इसकी शेप को हमने देखा कि इसकी शेप आपको सिलेंड्रिकल मिल रही, इस वजह से हमने आइडेंटिफाई किया। दूसरा, इसके अंदर हमें रेगुलर स्ट्रिप्स नजर आ रही, या आप कह सकते हैं कि लाइट एंड डार्क बैंड्स नजर आ रहे हैं, इस बेस पर मैंने आइडेंटिफाई किया। दूसरा, हमने ये देखा कि ये मल्टी न्यूक्लिएट है, इसमें न्यूक्लियस ज्यादा है एक सेल के अंदर। ये देखिए आपको यहाँ 3 न्यूक्लियस एक एक में दिखाए हुए हैं। और दूसरा जो है वो इसकी न्यूक्लियस जो है वो सेंटर के अंदर नहीं है। न्यूक्लियर जो इसमें प्रेजेंट है दैट इज प्रेजेंट बीनीथ द सॉर्कोलीमा, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है उसके साथ उसके नीचे अटैच है। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये देखें बिल्कुल उसके नीचे, सेंटर में नहीं है। तो ये वो रीजन है जिसकी बेस पर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि ये एक स्केलेटल मसल है। अब अगर आपके पास फिगर बनी हो इस तरह की, लाइक ये ऐसे आपके पास बनी, और न्यूक्लियस जो है वो हम उसको सेंटर के अंदर नजर आ रहा है। अब ये स्पिंडल शेप है, मोनोन्यूक्लिएट है, न्यूक्लियस सेंटर के अंदर है, इसको हम स्मूथ मसल्स कहते हैं। आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर अगर मसल्स बने हैं और उसके अंदर आपको ऐसे ब्रांचिंग पैटर्न नजर आ रहा है लाइक दिस, न्यूक्लियस आपको इसमें मिल रहा है लेकिन उसमें ब्रांचेस नजर आ रही हैं, तो इस बेस पर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कार्डिक मसल्स। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स को इवन आप जो डायग्राम्स हैं उनसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज when viewed in high magnification each muscle fiber is seen to contain a large number of muscle bundle, muscle cell, myofilaments और myofibril। हर मसल फाइबर के अंदर या मसल सेल के अंदर मायोफिब्रल्स होते हैं। अब आपको इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस ये है कि एक मसल को जब हम देखते हैं तो उस मसल के अंदर हमें मसल बंडल्स मिलते हैं, जिनको फेसिकल्स भी कहते हैं, मैंने एक वर्ड ऊपर बताया। मसल बंडल्स के अंदर हमें मसल सेल्स या मसल फाइबर्स मिलते हैं। मसल फाइबर्स में हमें मायोफिब्रल्स मिलते हैं। मायोफिब्रल्स में हमें मायोफिलामेंट्स मिलते हैं। और मायोफिलामेंट्स दो तरह के होते हैं, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट। अब ये एक तो सीक्वेंस आपको इसका पता होना चाहिए। दूसरा, हम इसमें कुछ क्वेश्चन हैं, जैसे इनका साइज का पूछा जा सकता है। ये जो मसल सेल है बड़े सेल साइज के होते हैं, इनका साइज 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है। मायोफिब्रल्स का साइज होता है 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। और फिलामेंट्स का साइज नैनोमीटर के अंदर होता है। थिक फिलामेंट का साइज 16 नैनोमीटर होता है और थिन फिलामेंट का साइज 7 to 8 नैनोमीटर होता है। एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास एक वर्ड यूज होता है सार्कोमेयर, विच इज अ कंडक्टाइल यूनिट। तो बताएं वो सार्कोमेयर किसका पार्ट होता है? तो आप बताएंगे कि वो सार्कोमेयर जो होते हैं वो मायोफिब्रल्स के अंदर होते हैं। एंड दिस सार्कोमेयर इज ए कंडक्टाइल यूनिट फॉर द मसल। ये सवाल भी आ सकता है, कंडक्टाइल यूनिट होते हैं। फिर क्वेश्चन ये आ जाएगा कि थिक और थिन फिलामेंट के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन होती है? थिक फिलामेंट के अंदर जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन है मायोसिन प्रोटीन। और थिन फिलामेंट के अंदर जो चीफ प्रोटीन है, ये अगर पूछा जाए कि मेनली, तो इसमें एक्टिन प्रोटीन होती है। लेकिन एक्टिन के साथ साथ इसमें कुछ और प्रोटीन भी होती हैं। एक्टिन के सराउंडिंग में ट्रोपोमायोसिन होती हैं और उसके साथ यहाँ प्रोटीन जो है वो ट्रोपोनिन प्रोटीन होती है। अब जो ट्रोपोनिन प्रोटीन होती हैं ये 3 तरह के कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। इसमें हम एक कहते हैं ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी एंड ट्रोपोनिन आई। अब ये 3 तरह की ट्रोपोनिन टी जो है ये अटैच होती है ट्रोपोमायोसिन के साथ। ट्रोपोनिन सी जो है ये अटैच होती है कैल्शियम के साथ। और ट्रोपोनिन आई जो है ये अटैच होती है एक्टिन के साथ।
तो ये इसमें आपको जो पूरा सीक्वेंस है ये पता होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। ट्विस्टिंग अराउंड द एक्टिन चेन और टू स्ट्रैंड्स ऑफ अनदर प्रोटीन, और वो प्रोटीन है ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन है। यानी अगर हम देखें तो एक्टिन प्रोटीन है, लाइक मैं कहता हूं कि एक्टिन प्रोटीन, दिस इज एक्टिन, और एक्टिन के बाहर की तरफ जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है, ट्विस्ट कर रही होती है उसके बाहर, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड द ट्रोपोमायोसिन। और इसने एक्टिन को मुकम्मल तौर पे कवर किया होता है, ऐसे मुकम्मल तौर पे उसके बाहर की तरफ ये प्रेजेंट होती है और मायोसिन को अटैच नहीं होने देती। जब ये यहां से अलहदा होगी तो मायोसिन इसके साथ जो है वो अटैच हो सकेंगे। जब तक ये इसके साथ अटैच रहेगी, उस एक्टिव साइट, उन्होंने बाइंडिंग साइट को अटैच जो है वो कवर रखना है, तो उस दौरान उस वक्त तक मायोसिन अटैच नहीं हो सकते। 28, contracture or the state of continuous contraction result because the cross bridges are unable to detach. The condition is the cramp, tightening, muscle fatigue और tetanus. अब इसमें जो करेक्ट है वो है मसल fatigue, और ये उस वक्त होती है when there is a deficiency of ATP, क्योंकि ATP को क्रॉस ब्रिजेस साइकिल के अंदर यूज होना होता है, लेकिन जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके रिजल्ट में, या हम जानते हैं कि अनदर केस इज इफ देयर इज द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, तो वो मसल फ्टीग जो है वो कॉज कर देगा। क्वेश्चन नंबर 29, a condition marked by the intermittent muscular spasms caused by the malfunction of parathyroid gland and consequent deficiency of the calcium, fatigue, टेटनिंग, टेटनस और क्रैम्प। तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी के रिजल्ट में टेटनी की कंडीशन डेवलप होती है। आप जानते हैं कि कैल्शियम लेवल कम किस वक्त होता है, जब पैराथायरॉयड हार्मोन्स है वो अंडर सिक्रेशन चले जाते हैं, कैल्शियम लेवल लो हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स के अंदर स्पैम्स आते हैं और टेटनी की कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब टेटनी और टेटनस, देखिए जो टेटनस है ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो कि कॉज होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, जिसको हम क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी कहते हैं। और बाकी आप जानते हैं कि अदर नॉर्मल स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है, लेकिन ये एक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है, तो ये भी आपने इसमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 इज इन्फेक्शंस कैन बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक, क्रैम्प, टेटनस, मसल फटीग और टेटनी। ऊपर मैंने बताया कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इस वजह से इसको हम एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं। 31, इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड विद पॉइंटेड एंड्स। अभी मैंने ऊपर आपको मसल तीनों बना के दिखाए हैं, पॉइंटेड एंड जिनकी होंगी उनको हम स्पिंडल शेप कहेंगे, क्योंकि वो एंड से पॉइंटेड होता है। तो इसमें करेक्ट जो है वो स्मूथ मसल्स, इनमें पॉइंटेड एंड होते हैं और वो यूनिन्यूक्लिएट होता है। 32, which of following is incorrect about the visceral muscles? Non-striated muscles, smooth muscles, located in the inner wall of the hollow visceral organ of the body. Involuntary muscle, they are under voluntary control. तो स्मूथ मसल्स के लिए कौन सा इनकरेक्ट है? दे आर अंडर वॉलंटरी कंट्रोल, वो वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होते, वो इनवॉलंटरी है और विजरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ऑल ऑफ विजरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन हो सकती है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम में, गट के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी प्रेजेंट हैं, ये ब्लड वेसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ये ओविडक्ट के अंदर भी प्रेजेंट है। ये मसल्स जो है, जो होलो ऑर्गन है, जहां किसी चीज की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है या मूवमेंट हो रही है, वहां ये इंवॉल्व होते हैं। उसके बाद 33rd क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग फ्रॉम द फॉलोइंग कंसीडरिंग मसल फाइबर। मसल फाइबर को कंसीडर करना है और उसको कंसीडर करते हुए आपने देखना है कि करेक्ट मैचिंग कौन सी है। अल्फा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर सार्कोप्लाज्मिक, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ सार्कोलीमा होना चाहिए था, सार्कोप्लाज्म नहीं। बीटा में साइटोप्लाज्म मसल फाइबर सार्कोलीमा, यहाँ सार्कोप्लाज्म होना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट होगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर और कॉल्ड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस दिस इज द करेक्ट पेयर। तो इसमें जो चार्ली है वो करेक्ट है। डेल्टा में देख ले बाइंडिंग प्रोटीन, मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन नहीं आना चाहिए यहाँ क्योंकि मसल फाइबर की बात हो रही है, ब्लड की बात नहीं हो रही या बॉडी की बात नहीं हो रही। बाइंडिंग है, दोनों बाइंडिंग प्रोटीन है, लेकिन मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन इज द ओनली बाइंडिंग प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है, दैट्स व्हाई चार्ली जो है वो करेक्ट है। उसके बाद 34th क्वेश्चन है, बाइंडिंग ऑफ द कैल्शियम विद डैश इन द स्केलेटल मसल एंड लीड्स टू द एक्सपायर ऑफ बाइंडिंग साइट फॉर डैश ऑन फिलामेंट डैश। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैल्शियम किसके साथ बाइंड करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता है कि कैल्शियम ने हमने पढ़ा ट्रोपोनिन के अंदर, जो ट्रोपोनिन सी होता है उसके साथ कैल्शियम बाइंड करना है। तो दो ऑप्शन आपके पास रहेगी, अल्फा और बीटा, बाकी दोनों निकल गई क्योंकि इसने ट्रोपोनिन के साथ अटैच होना है। अब जब ट्रोपोनिन के साथ अटैच होगी तो वो एक्सपोज करेगी बाइंडिंग साइट फॉर किसके लिए?
वो मायोसिन की बाइंडिंग साइट एक्सपोज करेगी। कौन से फिलामेंट के ऊपर? एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, अल्फा इसका है। तो इसका मतलब है कि मायोसिन का जो हेड होता है उसने एक्टिन के फिलामेंट के ऊपर अटैच होना होता है, और जब ट्रोपोनिन जो है वो वहां से उसको डिस्प्लेस करेगी ट्रोपोमायोसिन को, तो उस दौरान ये एक्शन होगा। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा इसका एक्शन जो है वो एक्सप्लेन कर दूं कि एक्शन किस तरह से होता है। देखिए यहाँ आप जानते हैं कि एक तो मैं इस मेम्ब्रेन को अगर लूं, जो कि मसल की मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा। सार्कोलीमा दैट डीपन्स इनटू द मसल, वो ऐसे डीप होती है, मूव करती है, और वो बना लेती है टी ट्यूब्यूल। ये आ गया टी ट्यूब्यूल। इस तरह की बहुत सारी टी ट्यूब्यूल्स होती है, इसको हम टी सिस्टम कहते हैं। टी ट्यूब्यूल्स के एडजेसेंटली जो प्रेजेंट होते हैं वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते। अब इसके अंदर जो होते हैं वो कैल्शियम आइंस होते हैं। या अब आप जानते हैं कि यहां से जब सिग्नल आएगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नर्व ने जब यहां से आना है, तो अब यहां से मसल कॉन्ट्रैक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होना है। सीक्वेंस आपने याद रखना। सबसे पहले नर्व आई और वो सिग्नल आ गया वहां पे। जैसे सिग्नल लेके आएंगे तो ये कैल्शियम होंगे, ये बाहर निकल आएंगे, यहां से सेल के अंदर आ जाएंगे, यानी वहां से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आएंगे सेल के अंदर। और ये कैसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलेंगे? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट से निकलेंगे और जाकर ये अटैच होंगे ट्रोपोनिन के साथ, जो कि आप जानते हैं मसल फाइबर के अंदर। ये उसके साथ बाइंड होंगे, और जैसे ही ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होंगे तो ट्रोपोनिन क्या करेगी? वो डिस्प्लेस करेगी ट्रोपोमायोसिन को, ट्रोपोमायोसिन। और जैसे ही ट्रोपोमायोसिन डिस्प्लेस हो जाएंगी, तो जो बाइंडिंग साइट होती है किस पर? एक्टिन पर। किसके लिए? फॉर मायोसिन हेड, उसके लिए दे आर एक्सपोज, वो एक्सपोज हो। और जैसे एक्सपोज होंगी तो उसके रिजल्ट में मायोसिन जो है उसका हेड ट्रोपोनिन के साथ आकर एक्टिन के साथ आकर अटैच हो जाएगा, तो वहां पर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगा। ये, और आप जानते हैं जब क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगी तो इस दौरान जो मसल है अब वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, सो देयर इज अ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब एटीपी आकर जुड़ेगी, हाइड्रोलाइज होगी, और फिर वो उस साइकिल को चलाएगी। अब कैल्शियम जब ये काम कर देंगे तो ये कैल्शियम वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगे। अब वापस कैसे जाना है? वापस इन्होंने एक्टिव अपटेक से जाना। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपको। और मसल कॉन्ट्रैक्शन का जो फिनोमिना है वो भी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35। वंस द मायोसिन हेड हैज बिकम अटैच्ड टू द एक्टिन, अब जैसे यहां मैंने बताया कि अटैच हो चुका है, एटीपी सेंसाइज्ड एंड ब्रिज गोज टू इट साइकिल, एटीपी is hydrolyzed and bridge goes to its cycle, ATP is sensitized and bridge become fixed, ATP is hydrolyzed and bridge become fixed। तो इसमें याद रखना है कि एटीपी हाइड्रोलाइज करेगी एंड ब्रिज गोज टू इट साइकिल, और दोबारा से वो साइकिल, इसको हम जो है क्रॉस ब्रिज साइकिल कहते हैं, जो कि चलता रहता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, क्योंकि एक जगह कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, दूसरी जगह एट द सेम टाइम रिलैक्सेशन हो रही है। क्वेश्चन नंबर 36 इज व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटीन दैट ब्लॉक मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल रिलैक्सेशन। जब मसल रिलैक्स कर रहे हैं उस दौरान वो उसको बाइंड जो है वहां पर उसको ब्लॉक किया हुआ है। और अभी इसका कॉन्सेप्ट आपको मेरा ख्याल है कि मुकम्मल मिल गया होगा कि किसने ब्लॉक किया? ट्रोपोमायोसिन ने ब्लॉक किया। जब ये हटेगी वहां से तो वो खाली हो जाएगी बाइंडिंग साइट, तो जाकर मायोसिन का हेड उस पर अटैच हो जाएगा। 37। द कैल्शियम आयन ड्यूरिंग ए मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट अटैच विद, इसका मैंने आपको ऊपर कॉन्सेप्ट दे दिए हैं, तीनों तरह के ट्रोपन बता दिए हैं। तो कैल्शियम अटैच होगी ट्रोपोनिन सी के साथ। 38। व्हाट इज द नेम ऑफ बोन दैट फॉर्म द बैक ऑफ योर स्कल, ये भी मैं आपको ऊपर बता के आ गया हूँ कि ऑक्सीपिटल जो है ये बैक पे, बिल्कुल बैक पे होते हैं, चारों की चारों स्कल की बोन है, क्रेनियल बोन है। टेम्पोरल जो है वो बिल्कुल साइड पे जहाँ कान होता है, प्राइटल बिल्कुल आपके जो टॉप है हेड का ऊपर, फ्रंटल जो फोर हेड है। तो ये इस तरह से डिफरेंट बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉल बोन इन द मिडिल ईयर दैट हेल्प्स ट्रांसमिट साउंड वेव्स? इंकस, स्टेप्स, मैलियस, कॉक्लिया। स्टेपिस जो है ये एक सवाल इसके लिए ये भी आ सकता है कि ये एक स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये तीनों के तीनों ईयर ऑसिकल्स हैं जो कि ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम अलग अलग से बोन जो है वो काउंट में लेके आते हैं। 40 नंबर है, विच बोन ऑफ फोर आर्म इज लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ द थंब। फोर आर्म में दो बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ना। तो अंगूठे वाली साइड पे जो बोन होती है वो है रेडियस, और उसके अदर साइड पे जो बोन होती है वो अल्ना होती है।
क्वेश्चन नंबर 41 इज व्हाट इज द नेम ऑफ बोन दैट मेक अप द लोअर जॉ। लोअर जॉ जो है उसको हम मैंडिबल कहते हैं, और उस बोन का नाम भी उसी तरह से मैंडिबल ही है। लेकिन क्योंकि ये देखें ये हमारे स्कल की बोन है जो कि फेस बना रही है, लेकिन आप जानते हैं कि ये एक मूवेबल जॉइंट बनाती है। वैसे तो आपने पढ़ा है कि स्कल के अंदर जो जॉइंट होते हैं वो फाइब्रस है, मूव नहीं कर सकते, बट दिस इज द ओनली मूवेबल जॉइंट विच इज फाउंड इन द स्कल। और इसका नाम पूरा अगर मैं यहाँ पे लिख दूं वो है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ये एक मूवेबल जॉइंट है। और कौन कौन सी बोन के दरमियान है? एक तो हम जानते हैं, नाम इसके अंदर आगे टेम्पोरल बोन, और दूसरी जो बोन है वो है मैंडिबल। तो ये इसके दरमियान जो है वो प्रेजेंट होता है। 42 which type of cartilage is found in the intervertebral disc? हेलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक, फाइब्रो और आर्टिकुलेट कार्टिलेज। तीन मेन टाइप है इसकी। उसमें इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है उसके अंदर फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। सबसे ज्यादा जो अबंडेंट फॉर्म कार्टिलेज की है वो हेलाइन कार्टिलेज है, और ये आपकी बॉडी के अंदर बहुत सी जगहों पर जो है वो प्रेजेंट होता है। जैसा कि ये एक तो मूवेबल बोन एंड्स जो होती हैं वहां पर ये प्रेजेंट होता है। फिर इसी तरह से ये ट्रेकिया के अंदर जो आप सी शेप्ड कार्टिलेज पढ़ते हैं वो भी यही है। फिर आप जो है वो लेरिंग्स के अंदर जो कार्टिलेज पढ़ते हैं वो भी यही है। नोज के अंदर जो कार्टिलेज होता है वो भी यही होता है। इलास्टिक कार्टिलेज होता है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये पिन्ना ऑफ ईयर के अंदर जो आपका कार्टिलेज है वो इलास्टिक कार्टिलेज है। फिर आपने एक हिंज लाइक कार्टिलेज पढ़ा हुआ है एपिग्लोटस, ये कार्टिलेज जो है ये भी आपको इलास्टिक कार्टिलेज मिल रहा है। तो ये कार्टिलेज के डिफरेंट टाइप्स हैं, ये आपने याद रखनी। 43rd क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच द बोन टिश्यूज इज फॉर्म्ड? ऑसिफिकेशन, रिजॉर्प्शन, कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। तो बोन टिश्यूज की फॉर्मेशन को हम ऑसिफिकेशन कहते हैं, और जब ये डिसॉल्व होती हैं उसको हम रिजॉर्प्शन कहते हैं। तो ये दो तरह के टर्म। कैल्सिफिकेशन का मतलब है जब उसमें कैल्शियम जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है या अदर मिनरल्स डिपॉजिट होना शुरू होता है, उसको मिनरलाइजेशन भी कहते हैं। 44 व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो मैंने आपको बताया कि ये हेलाइन कार्टिलेज है, ये सबसे ज्यादा अबंडेंट फॉर्म कॉमन टाइप ऑफ कार्टिलेज ह्यूमन बॉडी के अंदर। 45 नंबर है विच टाइप ऑफ बोन सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोन रिजॉर्प्शन? तो मैंने आपको बताया कि डिसॉल्व करने के लिए है, तो ये ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो यहाँ हमें मिलेंगे। तो ऑस्टियोक्लास्ट इसके अंदर करेक्ट है। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये एक तो आपने याद रखना है कि बड़े साइज के होते हैं, और साथ ये मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं। तो इनके अंदर समटाइम इसकी जो है वो डायग्राम भी आपको यहाँ पूछी जा सकती है कि कौन कौन से सेल्स हैं। अब जैसे आपने तीन तरह के सेल्स वहां पे पढ़े हैं, ऑस्टियोब्लास्ट भी पढ़ लिए, ऑस्टियोक्लास्ट भी पढ़ लिए, ऑस्टियोसाइट्स जो है वो आपने यहाँ पढ़ लिए हैं। तो इनमें इनकी शेप जो है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ शेप्स की बना देता हूँ। ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं वो आपको किस तरह के मिलेंगे? ऑस्टियोब्लास्ट आपको उनकी शेप जो है वो आपको कुछ इस तरह की मिलती है, और उसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, सिंगल न्यूक्लियस, दैट इज द ऑस्टियोब्लास्ट। अब ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो कैसे मिले? देखिए ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो बहुत बड़े साइज के सेल्स आपको मिलते हैं, ये उनकी शेप होती है इस तरह। और न्यूक्लियस आपने उसमें देखना है कि न्यूक्लियस ज्यादा हो, लाइक दिस। अब ऑस्टियोसाइट्स जो कि बोन फॉर्मिंग सेल, उनकी शेप जो होती है वो आपको ऐसे रेडिएटिंग फॉर्म में ब्रांचेस ही नजर आती हैं, लाइक दिस। इसको हम स्टीलेट शेप भी कहते हैं, ऐसे ब्रांचेस निकली नजर आती हैं। न्यूक्लियस उसके अंदर भी एक ही होता है, लेकिन उसकी शेप जो है ऐसे स्टीलेट शेप मिलती है ऑस्टियोसाइट। तो समटाइम डायग्राम्स आ जाती हैं इसके अंदर, तो आपने ये इसके अंदर बताने हैं। फिर एक रह गया स्टेम सेल, जहां से ये बनते हैं वो भी बना देता हूं ताकि आपको उसकी बिहेव का अंदाजा हो जाए। स्टेम सेल्स जो है वो आपको इस तरह के मिलते हैं, थोड़ा सा रेडिएटिंग उसमें स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इतने ज्यादा रेडिएटिंग नहीं होते जितने की ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। तो ये भी न्यूक्लियस इनके अंदर भी एक ही होता है। सो दीज आर द स्टेम सेल्स। तो ये आपको डिफरेंट टाइप्स जो है वो मिल रही हैं, इनको आपने जो है वो याद कर लेना है। 46 है व्हाट हैपेंड टू द कैल्शियम आयन ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन? जब मसल रिलैक्सेशन होती है तो कैल्शियम आयन फिर कहाँ जाते हैं? दे आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। अभी मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन करके हैं कि सेल से निकल के वापस जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। 47 है व्हाट इज द रोल ऑफ कैल्शियम आयन इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन?
क्या करता है कैल्शियम आयन? कैल्शियम आयन इनिशिएट द ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी व्हिच पावर्स मसल कंट्रैक्शन. कैल्शियम आयन फैसिलिटेट द बाइंडिंग ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन लीडिंग टू मसल कंट्रैक्शन. कैल्शियम आयन रिलैक्स द मसल फाइबर्स लीडिंग टू मसल कंट्रैक्शन और प्रिवेंट द मसल फाइबर फ्रॉम द कंट्रैक्शन. देखिए अभी हमने ऊपर बड़ा डिटेल में इसका रोल पढ़ लिया कि एक्टिन और मायोसिन को आपस में बाइंड करवाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. पूरा फिनोमिना आपको इसके ऊपर बता दिया. 48th क्वेश्चन है, which of the following statement is true about the smooth muscle contraction? Smooth muscle contraction can generate more force than skeletal muscle. Smooth muscle contraction are faster than the skeletal muscle contraction. They can maintain sustained movement for longer period of time. Smooth muscles contraction or under voluntary control. अब ना तो ये वॉलंटरी कंट्रोल में ना ये बहुत ज्यादा फास्टर होते हैं, बल्कि इनकी मूवमेंट जो स्लो होती है, लेकिन ये मेंटेन कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर द लॉन्गर टाइम. जैसे वैसो डायलेशन, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ये आप जानते हैं कि ये ब्लड वेसल्स के अंदर मूवमेंट आपको यहाँ पर मिलती है. वैसो डायलेशन करवा सकते हैं या वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा सकते हैं. या आप जानते हैं पेरिस्टॉल्सिस काफी देर के लिए होती रहती है, ये भी इन्हीं की वजह से होती है. फिर स्टमक के अंदर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, ओविडक्ट की मूवमेंट, ये सारी स्मूथ मसल्स की वजह से होती है. क्वेश्चन नंबर 49 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मूथ मसल्स? इनवॉलंटरी, अनस्ट्रिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएट, स्पिंडल शेप सेल. अब आप जानते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएट नहीं होते स्मूथ मसल, ये यूनी न्यूक्लिएट होते हैं. मल्टी न्यूक्लिएट जो होते हैं ये आपको स्केलेटल मसल्स मिलते हैं. आखिरी सवाल है, which of the following statement is true about the regulation of cardiac muscle contraction? कार्डिक मसल कंट्रैक्शन और अंडर वॉलंटरी कंट्रोल. ये वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है, इनवॉलंटरी होते हैं. कार्डिक मसल कंट्रैक्शन इज रेगुलेटेड बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन्स. यस, ये हमें इसके लिए जो है वो करेक्ट मिल रहा है. तो बीटा जो है यहाँ आपको इसमें करेक्ट मिलेगा. बाकी ऑप्शन देख लें. कार्डिक मसल कंट्रैक्शन आर सोलली डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर ऑफ कैल्शियम आयन. कैल्शियम का इससे लिंक नहीं है और दे आर नॉट रेगुलेटेड एंड अकर स्पॉन्टेनियसली. रेगुलेट होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको रेगुलेट करता है. स्पॉन्टेनियस मूवमेंट जरूर है इसके अंदर, लेकिन ये नहीं है कि ये कंट्रोल में नहीं है. ये अंडर कंट्रोल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज डिस्कशन ऑन स्पोर्ट एंड मूवमेंट. बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं. इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में तो वो पूछ सकता है.